एक बात आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में या अपने बचपन में सुनी होगी कि बुरी नजर से बच के रहो। अगर बुरी नजर लग गई ना तो इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कई केसेस में तो ये भी सुना गया है कि किसी की बुरी नजर इतनी ज्यादा लग गई कि उस इंसान की मौत तक हो गई। कई लोग कहते हैं ये बातें सच है, कई लोग कहते हैं वहम है। तो जो भी बातें हो या कुछ भी बात हो, चाहे इसके पीछे का कोई भी रीजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसको सुना जरूर होगा कि बुरी नजर से बच के रहो। और अगर आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, इसी के साथ साथ अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो उसको यहाँ पे अपनी खूबसूरती को छुपा के रखना चाहिए या फिर उसको बुरी नजर से बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काले साए हैं जो उसके आसपास मंडराएंगे। और बुरी नजर से एक लड़की को तो बचना चाहिए और खूबसूरत लड़की को तो खासतौर से। आज की कहानी भी एक ऐसी ही बुरी नजर की है कि एक शापित साए की बुरी नजर यहाँ पे एक लड़की पर पड़ गई और उसने ना सिर्फ उस लड़की के परिवार को तबाह कर दिया, उसके साथ साथ जो उस लड़की का मंगेतर था उसके परिवार को भी तबाह कर दिया। ऐसा दर्द, ऐसा गम दिया उस साए ने जिससे वो दोनों परिवार कभी नहीं उभर सकते। और गलती कुछ भी नहीं थी, उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। हम लोग अक्सर सुनते हैं कहानियों के अंदर कि यहाँ पे लोग हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं या फिर जानबूझकर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ भूल चूक उनसे हो जाती है, किसी पेड़ से टकरा जाते हैं, धागे को खोल देते हैं, उसके चलते यहाँ पे जो है भूत आजाद हो जाता है या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन खूबसूरती, क्या ये भी एक गुनाह है? आज आपको इस स्टोरी के अंदर जानने को मिलेगा कि एक खूबसूरत लड़की की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, जिसके चलते उसको इतना सहना पड़ा कि शायद कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहेगा। तो आज की जो कहानी है वो ऋत्विक और नेहा के बारे में है। ये कहानी 2002 के अंदर हुई थी, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है ये। 2002 के अंदर ऋत्विक और नेहा के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये खौफनाक इंसिडेंट हुआ था जिसने उन दोनों की जिंदगी को यहाँ पे तार तार करके रख दिया। इंसिडेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऋत्विक और नेहा एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। वो लोग एक हॉस्पिटल में मिले थे क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पे डॉक्टर्स थे। तो जैसे होता है कि भाई कलीग्स आपस में बात करते ही हैं, वो लोग भी बात किया करते थे। बातचीत बढ़ती चली गई, दोस्ती से दोस्ती बहुत गहरी हो गई और एंड में बात ही आई कि चलो भाई कोई नहीं, अब हम लोगों को यहाँ पे शादी कर लेनी चाहिए। कब तक इस दोस्ती को दोस्ती का इनाम देंगे, इधर हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ही लोग बहुत अच्छे थे। नेहा का बिहेवियर इतना ज्यादा अच्छा था कि कोई भी इंसान जो है वो नेहा की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो बहुत अच्छे से, बहुत शालीनता से बात किया करती थी, अपनों से बड़ों की इज्जत किया करती थी, छोटों को प्यार दिया करती थी। तो इस तरीके की कुछ नेचर थी। ऋत्विक भी एक ऐसा लड़का था जो जिंदगी में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करता था। जो भी उसने पाया, जो भी उसने लिया अपनी जिंदगी में, उसका उसे कोई घमंड नहीं था। बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन एक रात ऐसी आती है नेहा की जिंदगी में जो उस सिनेरियो को पूरा बदल के रख देती है। अगर शायद वो रात ना आती ना तो शायद आज नेहा की जिंदगी कुछ अलग ही होती, एक अलग ही मोड़ पे, एक अलग ही दिशा पे होती। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। उस रात में नेहा का परिवार, जिसके अंदर नेहा, उसका छोटा भाई और माता पिता, ये कुल मिलाकर 4 लोग थे। इनको कहीं पर शादी में जाना था और जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता यहाँ पे सुनसान था। एक खाली सी रोड थी, उधर से वो होते हुए जा रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई हाईवे भी नहीं था, वो बस एक खाली रास्ता था। और रात के कुछ 10 बजे के आसपास ये लोग उस दर से गुजर रहे थे। अक्सर लोग गुजरा करते थे, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही खाली जगह थी। 1-2 गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी, नॉर्मल सी बात थी। नेहा के माँ बाप नेहा को कहा करते थे कि बेटा अगर तुम हमारी बात मानो तो यहाँ पे थोड़ा ना सजना सवरना तुम कम करो, क्योंकि तुम जितना सजती हो, जितना संवरती हो ना, सिर्फ लोगों की ही नजरें तुम्हारी तरफ नहीं होती। कुछ ऐसे काले साए भी होते हैं जो तुम्हारी तरफ अपना रुख करके बैठे हुए हैं और अगर वो तुमसे जुड़ गए ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात होगी। नेहा को लगता था कि कितना ही आदमी अपने आप को इधर रोकेगा, क्या सजना संवरना भी कोई पाप है? जवानी है और वो सजेंगी सवरेंगी नहीं तो क्या करेंगी? उन्होंने कहा कोई नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप इतना ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा मत दो, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है। उस शादी में जब वो लोग जा रहे थे तो नेहा ने यहाँ पे इत्र लगा रखा था, परफ्यूम जिसे हम कहते हैं, वो उन्होंने लगा रखा था और भर भर के लगा रखा था। गाड़ी जब उस रास्ते से जा रही थी, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। 1 दिन या 2 दिन पहले ही उसकी सर्विस हुई होगी, बिल्कुल ठीक गाड़ी थी, कोई इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन अचानक से उस रोड के बीचों बीच वो गाड़ी रुक जाती है। एकदम से वो गाड़ी रुक जाती है। जो नेहा का भाई था वो गाड़ी को यहाँ पे ड्राइव कर रहा था। वो कहता है पता नहीं क्या हो गया, पेट्रोल भी सही है, सब कुछ इसका हो चुका है, सर्विस वगैरह भी ठीक है, पर ये गाड़ी क्यों से रुक गई? शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इंजन हीट अप हो गया होगा। वो उतर के देखते हैं, नेहा भी गाड़ी से उतरती है। जैसे ही नेहा गाड़ी से यहाँ पे उतरती है
उनको लगता है एक यहाँ पर जो है गर्म साया उनके पास आ चुका है, बिल्कुल उनके कान के पास में है और कुछ फुसफुसा रहा है, मतलब कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है जो नेहा को समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लगता है ये क्या, शायद से खाली जगह है तो पेड़ पौधों की आवाज आ रही होगी, या फिर मेरा मन का वहम होगा। आती बात पापा ने भी ये बात बोली थी कि तुम जो है इतना सजा सवरा मत करो, तो शायद वो बात होगी। उनको ऐसा लगता रहता है, लेकिन अचानक से वो जो गर्म हवा थी वो उनके बालों को छू जाती है, मतलब एकदम से उनके बाल उड़ पड़ते हैं हवा में और बहुत नॉर्मल तरीके से वो बाल उड़ते हैं, वापस वो बाल नॉर्मल हो जाते हैं। वो देखती है मेरे बाल कैसे उड़ सकते हैं, क्योंकि आसपास तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था उस वक्त पे, भीषण गर्मी थी, तो हवा चलने का कोई मतलब तो था नहीं। तो उनको एक चीज महसूस होती है, वो अपने पेरेंट्स को बताना नहीं चाहती थी, नहीं तो भाई पेरेंट्स जो है वो बोलेंगे कि हमने तुम्हें मना किया था और तुम हमारी बात को सुनती नहीं हो। उन्होंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नेहा जब उस रास्ते से गुजर रही थी उसके बाद में, तो उन्हें कुछ ना हैवीनेस सी फील होने लगी, उनका सर दर्द करने लग गया, ऐसा लग रहा था कि उनकी छाती पे कोई बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, उन्हें ऐसा कुछ महसूस होने लग गया। उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया, शादी में वो गई, शादी में जाने के बाद में वापस वहां से आ गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2-4 दिन ऐसे ही कट गए, थोड़ा बहुत उनको बुखार वगैरह जरूर आया था यहाँ पे, बट दवाई वगैरह के बाद में, मेडिकेशंस के बाद में वो चीज दूर हो गई थी। वैसे ही वो डॉक्टर थी तो उनको मालूम था कि किस चीज के लिए क्या लेना जरूरी है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल चल रहा था। 2-4 दिन बाद ये बात भी आई गई सी हो गई। अब उन्होंने इधर ऋत्विक से मुलाकात की और ऋत्विक को कहा कि हमें जो है अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए शादी के बारे में। ऋत्विक कहते ठीक है भाई। ऋत्विक अपने पेरेंट्स को बताते हैं, नेहा अपने पेरेंट्स को बताती है। घर वाले कहते हैं बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हें करना हो कर लो, हमारी तरफ से हाँ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चे सक्सेसफुल है, हमें कोई इशू नहीं है। दोनों लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बातचीत तो ऋत्विक और नेहा पहले से फोन पे किया करते थे। 1 हफ्ता हो गया था इस इंसिडेंट को, इस कार वाले इंसिडेंट को 1 हफ्ता बीत चुका था। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 4 दिन तक तो नेहा की तबीयत यहाँ पे खराब रही। 4 दिन के बाद में 3 दिन, अगले 3 दिन जो यहाँ पे थे, इधर वो बहुत खिलखिला करके हंस रही थी, जैसे उनकी जिंदगी के अंदर कुछ नया ही मोड़ आ गया हो। घर वालों को लगा कि भाई यहाँ पर जो है शादी की बात आई है तो शायद लड़की बहुत ज्यादा खुश है, और हो भी सकता है, कोई उनका सोचना गलत भी नहीं था, लेकिन इसके पीछे का रीजन कुछ और ही था जो शायद घर वालों को बाद में पता चला। 3 दिन बाद, मतलब कि पूरा हफ्ता बीत चुका उस इंसिडेंट को। 1 हफ्ते के बाद में इधर ऋत्विक रात को कॉल करते हैं नेहा को, और ऐसे ही हाल चाल वगैरह वो पूछ रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है। नेहा अपनी तरफ से फोन पे कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ इस तरीके की आवाज आ रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अगर ऋत्विक ने बोला तुम कैसी हो, तो इस तरीके की बात चल रही थी। तो ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा लंबी तो चल नहीं सकती है। आखिरी में ऋत्विक ने पूछा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तुम्हें, मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। अब जो की आवाज आ रही थी वो भी बंद। ऋत्विक को लगता है शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और जो भी गलती है मैं उसके लिए यहाँ पे अपोलोजाइज कर देता हूँ। वो कहते हैं आई एम सो सॉरी बेबी, आई लव यू। वो इस चीज को बोलते हैं और सोचते हैं कि शायद इससे नेहा जो है खुश हो जाएगी। अब जो इधर से नेहा होती है वो ये बात बोल पड़ती है कि आज तो तूने ये बात बोल दी, अगली बार ये बात बोल मत दियो। और कमाल की बात यह है कि ये बात जो थी वो मर्दाना आवाज में बोल रही थी। आज तो तूने ये बात बोल दी है, अगली बार मत बोल दियो। अगर मैंने अगली बार ये बात सुन ली ना कि तूने इस लड़की को ऐसा बोला, तो तेरा वो मैं हश्र करूंगा ना, तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरे घर वाले तेरे टुकड़े नहीं समेट पाएंगे, याद रखियो इस बात को। और वो बहुत तेज इस बात को बोलते कि याद रखियो इस बात को। जैसे वो ऐसे बोलते तो ऋत्विक थोड़ा सा सहम जाते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो गया, क्या गुस्सा ऐसा हो गया कि इस तरीके से बात करने की जरूरत पड़ गई, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए मुझे। वो कहते हैं कोई नहीं, तुम थोड़ा सा यहाँ पे कूल डाउन हो जाओ, ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई मुझे बताओ तो सही। फिर से चुप्पी। अब जो इधर चुप्पी थी वो ऋत्विक को खटकने लग गई। ऋत्विक ने कहा देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, तुम अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो तो आकर के बिगाड़ लो। उन्होंने मजाकिया वे में इस बात को बोला। उन्हें लगा कि शायद जो इधर नेहा है वो उनसे प्रैंक कर रही है, क्योंकि ऋत्विक को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उनकी तरफ से गलती क्या हुई है। गलती हुई होती तो बात करते कि ये मेरी गलती है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती क्या है, तो उन्होंने सोचा कि नेहा आज जो है यहाँ पे प्रैंक के मूड में है, वो मेरे साथ यहाँ पे प्रैंक कर रही है। उन्होंने बोला जो करना है कर लो। इतने में ही उधर से नेहा दोबारा बोलती है आज रात को 1:33 को तैयार रही हो, तुझे मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऋत्विक सोचते हैं छोड़ो इन बातों को, और वो खाना खा के सोने चले जाते हैं।
सोए हुए कुछ यहाँ पर 1-1.5 घंटे हुए होते हैं कि ठीक 1:33 पे ऋत्विक की आंख खुलती है। सामने वो एक शख्स को यहाँ पे देखते हैं जो काफी लंबा था, काला सा साया था वो, और वो उस शख्स को देखते ही डर जाते हैं। अब वो शख्स कहता है, हाँ अब बोल, आ गया मैं तेरे सामने। ऋत्विक इससे पहले कुछ कर पाते, कुछ बोल पाते, किसी को अपनी मदद के लिए बुलवा पाते, इतने में वो शख्स जो होता है ऋत्विक को गर्दन से पकड़ता है और दीवार पे खींच के लेके मारता है। इतनी तेज वो ऋत्विक को यहाँ पे पटकता है कि ऋत्विक का जो सर होता है उस पर बहुत गहरी चोट आती है एंड वो सडनली बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन ऋत्विक पट्टी वट्टी करवाते हैं, टाके वाके लगवाते हैं, बहुत ज्यादा उनको चोट आ चुकी थी, बट फिर भी वो इधर जो थे ठीक ठाक थे। तो वो नेहा को कॉल करके कहते हैं कि कल तुम मेरे से किस लहजे में बात कर रही थी और वो शख्स कौन था जो मुझे मारने आया था। नेहा ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी तो कल तुमसे बात ही नहीं हुई है, तुमने किससे बात कर ली। ऋत्विक ने जैसे ही सुना वो बहुत ज्यादा डर गए, उनको लगा ये क्या बोल रही है, मैंने तो कल इसी से बात करी थी। लेकिन ऋत्विक को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि हाँ शायद नेहा की बात भी सच हो, क्योंकि उधर से सिर्फ की आवाजें आ रही थी और उसी के साथ में एक मर्दाना आवाज में कोई इंसान यहाँ पे मुझसे बात कर रहा था। लेकिन फोन नंबर तो उन्होंने सही मिलाया था, तो आखिर वो था कौन, और नेहा ने अगर मेरे से बात नहीं करी तो वो शख्स कौन आया था मेरे घर पे, वो काला साया कौन सा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका पाला यहाँ पे एक शापित जिन से पड़ चुका है, एक ऐसे साय से पड़ चुका है जिसका तोड़ बहुत मुश्किल है। एक दिन बीत जाता है, ऋत्विक इसी चीज को सोचते रहते हैं कि आखिर ये सिलसिला है क्या, कौन है इसके पीछे कौन नहीं है। अगले दिन घर वालों का फोन आता है ऋत्विक के पास में। नेहा के घर वाले ऋत्विक को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। वो जब उधर घर पे पहुंचते हैं तो जो ऋत्विक देखते हैं वो एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर कोई शख्स अपनी आंखों से देख लेना तो वो बहुत बुरी तरह से कांपने लग जाए, ठंडा पड़ जाएगा उसका शरीर, उसके जिस्म से आत्मा निकल जाएगी। ऐसा कुछ उन्होंने देख लिया। वो देखते हैं कि नेहा के बाल पूरे बिखरे हुए हैं, कपड़े जो है लगभग फटे हुए हैं और वो जमीन पे बैठ करके हिल रही हैं और बाल जो है उनके चेहरे के आगे आ चुके हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो यहाँ पे बैठ करके हिल रही है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही है जो किसी को भी समझ नहीं आ रहा, ऐसी भाषा जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इतने में ही नेहा अपना सर उठाती है और कहती है, आ गया तू, उस दिन तुझे पक्ष करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हथौड़ा उठाती है, वो हथौड़ा फेंक करके मारती है ऋत्विक की तरफ। कमाल की बात इधर यह है कि जो हथौड़े की दूसरी साइड होती है, लक्कड़ की जो साइड होती है, वो लगती है ऋत्विक को तो ऋत्विक बच जाते हैं। हथौड़ा बहुत तेज मारा था नेहा ने, ऋत्विक बच जाते हैं। इतने में ही वो शख्स दोबारा से बोलता है मर्दाना आवाज में कि ये लड़की मेरी है और अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो तो इससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारे खानदान का नाम मिटा के रख दूंगा। इस बात को याद रखना और अपना भला चाहते हो तो इस लड़की को अकेला छोड़ दो, ये मेरे साथ ही जाएगी और अब ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही है। ऋत्विक और बाकी घर वालों को लगता है कि जो नेहा का यहाँ पे मेंटल बैलेंस है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। सारे लोग अंदर जाते हैं, नेहा को पकड़ते हैं। ऋत्विक डॉक्टर होते ही हैं तो वो यहाँ पर जो है स्लीप इंजेक्शन जो होता है इंजेक्ट कर देते हैं। कमाल की बात है, जो स्लीप इंजेक्शन होता है जिसकी एक डोज से ही आदमी बेहोश हो जाए और उसको होश ना आए पीछे, उस एक इंजेक्शन का यहाँ पे कोई असर ही नहीं था। 3-4 इंजेक्शन लगाने पड़े, लेकिन फाइनली जो इधर नेहा थी वो सो चुकी थी। उसको घर वालों ने यहाँ पे बांध दिया और सोचने लगे कि आखिर ये क्या सिलसिला है, कौन है। नेहा के जो पापा थे उनको यहाँ पे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि इस लड़की के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर शायद किसी शैतान का साया है, कोई भूत प्रेत आत्मा जिन, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ पर किसी से बात करनी चाहिए। नेहा का भाई जो होता है वो यहाँ पर एक संत को बुला लेता है, जो वहां पर बहुत ज्यादा जाने माने संत थे, उनको वो बुला लेता है और वो जो संत होते हैं वो आते ही बता देते हैं कि इस लड़की के ऊपर एक जिन्न का साया है और वो जिन जो है काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है और इस लड़की के पीछे ये जिन जो है तब से ही पड़ गया था जब आप लोग शादी में जा रहे थे। तो जो इत्र इसने लगा रखा था उस इत्र को सूंघते हुए ही वो इसके पीछे आ गया और इसकी खूबसूरती को देख करके इसके ऊपर फिदा हो गया। तो अब ये इस लड़की के पीछे पड़ चुका है। इससे पीछा छुड़ाया जरूर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर मेरे पास में इतनी सामग्री नहीं है कि इस लड़की के अंदर से उस जिन को मैं निकाल सकूं। वो जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है और किसी ऐसी जगह पर इसको लेकर के जाया जाए अगर लड़की को, जहां पर जो है भगवान की शक्ति बहुत ज्यादा है, तो शायद वहां पर एक बार को इस जिन को काबू किया जा सकता है। घर वाले कहते हैं कि हमें यहाँ पर कहाँ पे जाना चाहिए, आप हमें बता दीजिए। तो वो कहते हैं यहाँ से 150 मील दूर एक मंदिर है जिसको बहुत मानते हैं लोग, उसकी मान्यता काफी ज्यादा है,
काफी शक्तिशाली मंदिर है वो, और अच्छे अच्छे जिन्नों को, भूतों को, प्रेतों को वहां पे पानी पिलाया गया है। तो वहां पर आप इसको लेकर के जा सकते हो और वहां पर ये लड़की ठीक हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये जिन्न जो है इस लड़की को आसानी से जाने नहीं देगा। आपको यहाँ पे बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी इस लड़की को वहां तक लेके जाने के लिए। वो लोग सोचते हैं ठीक है कोई नहीं, हम इसे आराम से यहाँ पर लेकर चले जाएंगे। इधर जो ऋत्विक होते हैं वो नेहा को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं। पीछे नेहा का भाई बैठ जाता है कि अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो तो इधर जो है मैं कुछ हैंडल कर सकूं, कुछ भी इधर दिक्कत हो उसको मैं हैंडल कर सकूं। बीच रास्ते में वो जा रहे होते हैं, इतने में ही नेहा के शरीर से एक हवा या आप कुछ भी कह सकते हो, एक एनर्जी निकलती है और वो एक ऐलान करती है, एक बात बोलती है कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती ना तो ये तेरी भी नहीं हो सकती। उसका इशारा यहाँ पे ऋत्विक की ओर था और वो आगे कहती है, वो एनर्जी ये बात बोलती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही चेताया था कि तुम इससे दूर रहो, तुम मुझसे भी दूर रहो, लेकिन तुम बाज नहीं आए, तुम लोगों ने मेरी बात को माना नहीं। अब जो अंजाम होगा ना उसके लिए तुम लोग तैयार रहो। इतना ही वो बोलते हैं कि एकदम से यहाँ पे नेहा का गला घुटना शुरू हो जाता है। ऋत्विक कुछ कर पाते, ऋत्विक क्योंकि ड्राइव कर रहे थे वो कुछ कर पाते, इससे पहले ही ऋत्विक का भी गला यहाँ पे घुटना शुरू हो जाता है। एकदम से ही जो इधर स्टेयरिंग होता है वो इधर उधर होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल वो हिलना शुरू हो जाता है। नेहा के भाई जो इधर पीछे बैठे थे वो स्टेयरिंग को किसी तरह से यहाँ पे संभालने की कोशिश करते हैं, दोनों का यहाँ पे गला घुट रहा होता है। इतने में ही सामने एक पत्थर आता है जिससे गाड़ी टकराती है और गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी यहाँ पर 3-4 बार पलटती चली जाती है और जैसे ही गाड़ी पलटना शुरू होती है, इधर जो नेहा के भाई होते हैं जो पीछे बैठे होते हैं उनका यहाँ पे सर फट जाता है और बहुत ज्यादा उनकी ब्लीडिंग निकल चुकी थी। उनको कोई होश नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। कुछ 3-4 दिन यहाँ पे बीत जाते हैं उस इंसिडेंट को। 3-4 दिन के बाद में नेहा के भाई की यहाँ पे आंख खुलती है हॉस्पिटल में। वो उठते ही इंक्वायर करते हैं कि नेहा का है, ऋत्विक का है, उनको क्या हुआ, वो लोग ठीक है नहीं है। घर वाले बताते हैं कि उस कार एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो चुकी है। और कमाल की बात इधर ये है कि जब कार पलटी है तो इधर जो चोट है वो नेहा के भाई को तो जरूर लगी है, लेकिन ऋत्विक और नेहा के ऊपर एक खरोच का निशान भी नहीं है। पोस्टमार्टम जब उन दोनों का हुआ तो कॉज ऑफ डेथ जो यहाँ पर निकल करके आया था वो यही था कि उन दोनों के गला घुटने से यहाँ पे मौत हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, बहुत सारी बातें यहाँ पे सामने आई निकल करके। जो इधर नेहा के भाई थे उनके ऊपर भी यहाँ पे इल्जाम लगे कि शायद इन्होंने यहाँ पे मर्डर कर दिया हो या कुछ हुआ हो। इन्वेस्टिगेशन चली, कुछ 5-7 साल इन्वेस्टिगेशन चली भी, कोई अंजाम निकल करके नहीं आया। घर वाले जानते थे कि इसके अंदर उनका हाथ नहीं है, नेहा के भाई का हाथ यहाँ पे नहीं है। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, लेकिन लैक ऑफ सबूत के चलते किसी को भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अंत में सभी को यहाँ पे छोड़ना पड़ गया। और जो वो बात उस जिन्न ने कही थी कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर के जाऊंगा, वो उसने यहाँ पे पूरी कर दी। और इसी के साथ साथ ऋत्विक को भी अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ी। ऋत्विक का कोई गुनाह नहीं था, नेहा का भी कोई गुनाह नहीं था, शिवम का भी कोई गुनाह नहीं था जो उन्हें इतना कुछ यहाँ पे झेलना पड़ा आफ्टर द डेथ ऑफ नेहा एंड ऋत्विक। उनका भी कोई गुनाह नहीं था, लेकिन सब कुछ उनको यहाँ पे झेलना पड़ा सिर्फ और सिर्फ एक जिन्न की जिद के चलते। नेहा की खूबसूरती उसके लिए एक अभिशाप बन के आ गई थी। नेहा ने जो वहां पे इत्र लगाया था, जो परफ्यूम लगाया था, उसने कभी सोचा भी नहीं था इसके चलते उसकी जिंदगी, उसके परिवार वालों की जिंदगी और इसी के साथ साथ ऋत्विक की भी जिंदगी तार-तार हो जाएगी। और वो हो गई। आज भी घर वाले इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। दोनों लोग बिल्कुल जवान थे, सगाई हो चुकी थी और शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये कारनामा हो गया और नेहा और ऋत्विक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये थी आज की कहानी शापित साय के ऊपर, जिसने यहाँ पे नेहा और ऋत्विक की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। एंड इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी उस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। इन डेप्थ आप उसको शेयर करें तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आपके पास में स्टोरी है तो डीपली मेरे साथ में उसको शेयर कीजिए ताकि मुझे लोगों को बताने में यहाँ पे आसानी हो। बाकी आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।